जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री आपके #जियो। तो आज हम सॉलिड स्टेट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हमने सॉलिड स्टेट के सारे लेक्चर कंप्लीट कर दिए, उसमें सारा थ्योरेटिकल पोर्शंस कंप्लीट कर दिया। ये लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूं इसको, क्योंकि यहां पर हम न्यूमेरिकल पोर्शंस करने वाले हैं, क्वेश्चंस प्रॉब्लम करने वाले हैं, जो कि बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, चाहे वो जेईई मेंस वाले बच्चे हों, चाहे वो नीट एग्जाम वाले बच्चे हों, चाहे वो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे हों, तो उनको दिक्कतें आती हैं। तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए मैं यहां पर केवल 5 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, जो कि सारे के सारे सॉलिड स्टेट को अपने आप में कवर अप कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्यूबिक सिस्टम है, वो क्यूबिक सिस्टम मेड बाय 2 एलिमेंट की। कोई क्यूबिक सिस्टम है, वो 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। कोई क्यूबिक सिस्टम क्या है, 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, और वो 2 एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से दे रखे हैं उसने, P एंड Q। मान लीजिए हमारे पास क्यूब है और ये 2 एलिमेंट है P एंड Q। क्या बोल रहा है, Q एट कॉर्नर की, उस Q को कहां पर रखा गया है, जो एटम Q है या एलिमेंट Q है, उसको क्यूबिक के कहां पर रखा हुआ है, कॉर्नर पे। तो चलिए भाई रख लीजिए Q को कॉर्नर पे। हमने बोला इस तरह से यहां पर Q सब जगह जो है Q जो है इस तरह से Q एटम या फिर Q एलिमेंट हर कॉर्नर पे रखा हुआ है। टोटल कॉर्नर 8 कॉर्नर होते हैं, तो इस तरह से हर कॉर्नर पे क्या रखा है, Q को रखा है। P कहां पर रखा है, P उस क्यूब के बॉडी के अंदर रखा है, बॉडी सेंटर में रखा है, यानी कि ये होगा इसका बॉडी सेंटर। ठीक, अब देखो इतना तो हमारे पास क्वेश्चंस के बारे में डाटा दे रखा है। अगर हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशंस करते हैं, तो सॉल्यूशन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उस क्यूबिक सिस्टम का फॉर्मूला बताइए कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि वहां पर P एंड Q का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चंस को करते हैं। बहुत आसान है, ऐसा है जैसे लड्डू। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम बात कर रहे हैं, हम इस क्यूब को बना भी सकते हैं, समझने के लिए नहीं भी बना सकते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हमने अच्छे से पढ़ लिया, हमें बहुत अच्छे से आता है कि किस तरह से एटम शेयर होते हैं, कि किस तरह से शेयरिंग ऑफ एटम होती किसी यूनिट सेल में। तो सबसे पहले हम जो है बात करेंगे कॉर्नर की शेयरिंग की। तो हमें पता है कॉर्नर की शेयरिंग जो होती है, कॉर्नर शेयरिंग जो होती है एटम की, वो कितना होता है कि हम बात करेंगे, ये 8 कॉर्नर है। कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर, और हर एक कॉर्नर पे क्या है, 8 कॉर्नर है, और हर एक कॉर्नर पे क्या है, Q प्रेजेंट है। ठीक, तो 8 कॉर्नर है, वहां पर एक जो कॉर्नर होता है वो 8 यूनिट सेल के साथ शेयर होता है। हमने पढ़ा था ना कि एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल के साथ शेयर है। तो हम बोलेंगे जो एक कॉर्नर है, यानी कि जो एक Q है वहां पर वो 8 यूनिट सेल के साथ शेयर है। तो यहां से अगर हम इसको कट्टा पिट्टी करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर Q1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास Q1 आ गया। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था। ऐसे ही जो है बॉडी सेंटर की शेयरिंग देखते हैं। किसकी शेयरिंग, बॉडी सेंटर की शेयरिंग। हमें पता है बॉडी सेंटर की शेयरिंग क्या होती है। बॉडी पे जो एटम है, जैसे हम बात कर रहे हैं ये बॉडी के अंदर है, तो ये एक ही यूनिट के सेल के साथ शेयरिंग होती है, हमने पढ़ा है। तो यहां पर जो हम बात करेंगे ये कौन सा है, ये बीच में कौन सा है, P। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं बॉडी सेंटर की जो शेयरिंग होती है, वहां पर एक एटम होता है और वो एक यूनिट सेल के साथ शेयर होता है, एक यूनिट सेल के साथ एक एटम, और एटम कौन सा हमारे पास, P। ठीक, तो यहां पर क्या आ गया, इसका भी P1 आ गया। तो यही हमारे पास फॉर्मूला बन के आ गया। बहुत आसान है। तो फॉर्मूला क्या बन के आ गया हमारे पास, तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास बच्चा, फॉर्मूला आ गया P1 Q1। तो देखिए है ना बहुत आसान। तो इस तरह से तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। और हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ लिया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरह से निकालते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हमें अच्छे से पता है कि कोई भी एटम जितने एटम के साथ शेयर होगा उसी को हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। तो हम बोल रहे कॉर्नर वाला एटम कितने यूनिट सेल के साथ शेयर था, 8 यूनिट सेल के साथ शेयर था। तो कॉर्नर पे कौन सा है, Q। तो हम बोलेंगे Q का जो शेयरिंग है वो 8 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग है। तो इस वजह से Q का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Q कितना हो जाएगा,
क्यू का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 8, क्योंकि एक क्यू जो है 8 यूनिट सेल के साथ से ऐड है। अब पी का कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पी का जिक्र कर लेते हैं। तो पी देखिए बेटा, पी यहां पर अपने आप में इन 8 एटम के अंदर प्रेजेंट है ना, यानी कि उन 8 कॉर्नर के अंदर प्रेजेंट है, तो वो 8 के द्वारा शेयर हो रहा है। तो इस तरह से पी का भी यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया 8। तो हम बोल सकते हैं पी एंड क्यू दोनों का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सेम है, यानी कि 8 है। तो हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बोथ, है ना, यानी कि कोऑर्डिनेशंस नंबर ऑफ बोथ P एंड Q आर 8। दोनों का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है 8। ठीक है, आया समझ में? तो चलिए हम आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहां पर जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि निकिल ऑक्साइड है, कि यहां पर क्या है निकिल ऑक्साइड है, जिसका फॉर्मूला निकिल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हमें दे रखा है क्या, जैसे इस तरह से दे रखा है निकिल 0.98 और ऑक्सीजन दे रखा है 1.00। तो ये हमारे पास उसका फॉर्मूला दे रखा है। अब इसमें पूछ रखा है कि जो 2 आयन है निकिल के, निकिल और 2 पॉजिटिव, निकिल 3 पॉजिटिव, ये 2 आयन है, इन आयन का फ्रैक्शंस निकालिए। क्या निकालिए? इन आयन का फ्रैक्शंस, कि ये आयन इस फॉर्मूले में किस फ्रैक्शन से पाए जा रहे हैं। तो वो फ्रैक्शंस वाला क्वेश्चंस भी हमने अच्छे से समझे थे पिछले लेक्चर्स में, तो देख लेते हैं। जब भी हम फ्रैक्शंस निकालते हैं, मैंने पहले भी बात करी है इसके बारे में, जब भी फ्रैक्शंस निकालते हैं तो वो उस जो हमारे पास फॉर्मूला दिया होता है, उस फॉर्मूला वो पॉइंट में होता है, उसको पहले हमें क्या कन्वर्ट कर देना होता है। हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना होता है, उसको कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट कर देना होता है। तो कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये निकिल, इसके साथ तो हम 100 के मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें इसको जो है इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट को जो है आगे लाना है। तो हमने कर दिया 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 98 हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया 100। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया। तो इसमें अब हमने निकालना है क्या, इन 2 आयन का फ्रैक्शंस, और इन 2 आयन का फ्रैक्शंस अगर हम निकालेंगे, जैसे निकिल 2+ और निकिल 3+ आयन का हमें फ्रैक्शंस निकालना है। तो ध्यान रखना बहुत आसान है ये क्वेश्चंस। जो दोनों में से जो बड़ा चार्ज वाला आयन होगा, जैसे यहां पर हम बोल रहे हैं 3 पॉजिटिव जो है बड़ा चार्ज वाला आयन है, तो उसको हम मान लेंगे x, और जो दूसरा होगा वो कितना होगा 98 - x, मतलब जितनी टोटल वैल्यू है उसमें से हो जाएगा, यानी कि ये दूसरा वाला क्या होगा 98 - x मान लीजिए ये इतना है। ठीक, तो अब हमने इतना इसके कर दिया। अब जैसे हमने जो है रिडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जो प्रोसेस करते थे वही यहां पर करनी है। हमने देखना है निकिल के यहां पर 2 आयन है, कौन कौन सा 3 पॉजिटिव आयन है, वो किस उसका कितना वैल्यू हमने कंसीडर कर रखा है, उसको x मान रखा है, प्लस 2+ का कितना है यहां पर वैल्यू मान रखी 98 - x। ठीक, प्लस और ऑक्सीजन का कितना चार्ज होता है -2, तो प्लस माइनस का क्या आ जाएगा यहां पर -2, और ऑक्सीजन कितना है यहां पर 100 = 0। बिल्कुल ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर x की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास किस तरह से, यहां की 3x ये हो गया, प्लस ये हो गया 196, प्लस माइनस का ये माइनस हो गया -2x -200 यहां पर ये हो गया = 0। ठीक, अब इस 3x में से 2x गया तो हमारे पास x बच गया, ये प्लस का 196 और ये माइनस का 200, तो -4 यहां पर आ गया = 0। तो x = हमारे पास क्या निकल के आया बेटा 4 निकल के आया। पर हमें जो है x तो हमें मिल गया, यानी कि निकिल 3 पॉजिटिव मिल गया, तो निकिल 2 पॉजिटिव क्या होगा, यानी कि हमें यहां पर क्या मिल गया, इस तरह से निकिल, हम बोलेंगे कि निकिल 3 पॉजिटिव का जो है वो क्वांटिटी हमें 4 मिल गई। ठीक, ऐसे ही जो है निकिल 2 पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, निकिल 2 पॉजिटिव है 98 - 4, तो कितना आंसर निकल के आ गया 94
4। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास ये किसकी आ गया 94 किसका आ गया, ये निकेल 2 पॉजिटिव का, और 4 किसका आया, निकेल 3 पॉजिटिव का। अब ये अगर हमें इसका परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज इसको कन्वर्ट करेंगे, तो परसेंटेज में इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो इसको करेंगे 4 अपॉन, इस तरह से 4 अपॉन 100। ठीक, तो 4 अपॉन 100। अब हमें अगर इसका फ्रैक्शंस निकालना है, हम बोलेंगे 4 है कितने में से, 98 में से, टोटल 98 है, और इसको जो है परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको यहां पर अगर हम करेंगे तो ये हो गया 400 डिवाइडेड बाय 98, या फिर यहां से इसको काट सकते हैं डायरेक्टली, मतलब 4 ही आंसर आ रहा है हमारे पास, यानी कि लगभग 4.2 या फिर 4.1 इस तरह से आंसर आएगा। मान लीजिए 4.1 हमने यहां पर आंसर मान लिया। ठीक है, तो ये 4.1 यहां पर आंसर आ गया, पर ये हमारे पास ये वैल्यू तो है, पर हमें फ्रैक्शंस निकालना है। तो फ्रैक्शन जब निकालेंगे तो इसका फ्रैक्शंस किस तरह से हम निकालेंगे, यानी कि इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 से डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आ गया 4.1 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई करा था परसेंटेज बनाने के लिए, ये परसेंटेज आया, तो हम इस परसेंटेज को फ्रैक्शंस बना रहे हैं, तो फ्रैक्शंस बनाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 0.04। ये इस तरह से हमारे पास ये आंसर निकल के आ गया, किसके लिए, निकेल 3 पॉजिटिव का फ्रैक्शंस। अब निकेल 2 पॉजिटिव का फ्रैक्शंस निकालते हैं, टोटल वैल्यू हमारे पास इतनी है, तो इसका फ्रैक्शंस निकालेंगे तो टोटल वैल्यू 94 अपॉन क्या हो जाएगा 98 इंटू क्या हो जाएगा 100। तो ये 94 100 हो जाएगा, यानी कि मतलब अगर इसको यहां से भी काटें तो लगभग जो ये हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आएगा 90 इस तरह से हमारे पास 95.9 इस तरह से ये कट कुट के यहां पर इस तरह से आएगा। तो ये तो हमारे पास परसेंटेज निकल के आ गई। अब हमें इसका फ्रैक्शंस निकालना है। क्या निकालना है, फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन जब भी निकालते हैं तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। 95.9 डिवाइडेड बाय 100 करा तो ये इसका फ्रैक्शंस निकल के आ गया, यानी कि कितना फ्रैक्शंस आया, तो हम बात करेंगे 0.95 यहां पर ये इसका फ्रैक्शंस निकल के आया। इज इट क्लियर? तो आ गया समझ में कि 95 जो है, इज इट क्लियर? तो आ गया समझ में कि निकेल 2 पॉजिटिव का फ्रैक्शंस कितना है, निकेल 3 पॉजिटिव का फ्रैक्शंस कितना है। बहुत ही आसान ये क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो छाप लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ यानी कि तीसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए हमें क्वेश्चंस दे रखा है कि कोई यूनिट सेल है। क्या है, कोई यूनिट सेल है, और यूनिट सेल कौन सी है, FCC। उसका हमें रेडियस दे रखा है 0.144 नैनोमीटर। अब वो हमें बोल रहा है इसका एज लेंथ निकालिए, इसकी साइड की लेंथ क्या होगी। तो साइड लेंथ निकालने के लिए अगर हम इसको करें, इसका सॉल्यूशन करें, तो हमें पता है रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, a/2√2। करा था ना हमने, लेक्चर्स पढ़ा था, तो उसमें हमें निकला था कि रेडियस जो होती है FCC की a/2√2 होती है। BCC की भी निकाली थी, FCC की भी निकाली थी, और सिंपल क्यूबिक की भी निकाली थी। तो वहां पर हमें रेडियस FCC के लिए कितना आया था, a/2√2। अब हमें रेडियस दे रखा है, हमें a निकालना है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r। इस तरह से हमारे पास 2r/√2 हो जाएगा, और a इज इक्वल टू अगर हम बोले 2 इंटू r हमें दे रखा है 0.144 इंटू √2 की वैल्यू क्या होती है 0.14। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.4 नैनोमीटर। तो इसका इतना हमारे पास एज लेंथ हो गया। इज इट क्लियर? अब हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चंस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चंस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर नीट जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो फोर्थ क्वेश्चंस क्या है, यहां पर हमें डेंसिटी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस देता है कि डेंसिटी किस तरह से इंक्रीज होगी, किस तरह से डिक्रीज होगी। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, डेंसिटी से, है ना। क्यों बोलेगा कि ऐसा डिफेक्ट बताइए
ऐसा पॉइंट डिफेक्ट बताइए, यानी कि क्वेश्चंस आता है पॉइंट डिफेक्ट, ठीक, जिससे सॉलिड की डेंसिटी इंक्रीज होगी, हम बोल रहे हैं इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी या फिर नो चेंज। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस निकल के आता है। तो ध्यान देना बेटा, मैंने पहले भी बोला है, तो ध्यान देना बच्चों, मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया है किस तरह से याद करने का तरीका। इंक्रीज में IN आ रहा है तो हमारे पास डिफेक्ट का नाम होता है इंटरस्टिशियल। क्या होता है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इसका मतलब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट डेंसिटी को इंक्रीज करता है, और डिक्रीज करने वाला, डिक्रीज मतलब शॉर्ट कर रहा है, यानी कि घटा रहा है, शॉर्ट कर रहा है, कम कर रहा है, तो उसके लिए भी मैंने तरीका बताया था। शॉर्ट मतलब शॉर्ट की डिफेक्ट, इस तरह से मैंने बोला था शॉर्ट की डिफेक्ट। और नो चेंज के लिए हमारे पास क्या होता है हमेशा? फ्रैंकल, कि फ्रैंकल डिफेक्ट डेंसिटी को ना बढ़ाता है ना घटाता है, वो कांस्टेंट रखता है। तो हम बोलेंगे यहां पर डिफेक्ट आ जाएगा कौन सा? फ्रैंकल डिफेक्ट। इज इट क्लियर? तो हो गए हमारे पास 4 क्वेश्चंस हो गए। अब हमारे पास लास्ट 5वां क्वेश्चंस बच रखा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको करते हैं। इस तरह से है कि नायोबियम इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, नायोबियम क्रिस्टलाइसिस, है ना, नायोबियम क्रिस्टलाइसिस दे रखा है BCC यूनिट सेल के लिए, और उसकी BCC यूनिट सेल की जो डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से, और साथ ही साथ उसका मास दे रखा है, मास ऑफ यूनिट सेल दे रखा है 93 यूनिट, ठीक। वो बोल रहा है कि यहां पर इसका रेडियस निकालिए। तो रेडियस किस तरह से निकालते हैं? अगर हमें रेडियस निकालना है तो रेडियस हमें पता होना चाहिए कि रेडियस BCC के लिए क्या होता है। हमने लेक्चर्स में पढ़ा है BCC की रेडियस क्या होती है? √3/4a, ये होता है ना बच्चा। तो ये हमारे पास रेडियस होती है। तो हम अगर रेडियस निकालनी है BCC के लिए, रेडियस निकालनी है, तो हमें क्या पता होना चाहिए? a, यानी कि a क्या होता है यहां पर? साइड लेंथ, एज लेंथ। तो a को कैसे निकालेंगे? a को निकालेंगे इसे डेंसिटी वाले फॉर्मूले से। डेंसिटी का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ZM/A³NA। तो यहां पर हमारे पास a है, तो इस a की वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? A³ = D को नीचे लेके जाएंगे तो ZM/D/NA। ये NA एवोगैड्रो नंबर, D डेंसिटी, Z क्या होता है? नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम किसी भी यूनिट सेल के लिए हमने पढ़ रखा है, जैसे BCC के लिए 2 होता है, FCC के लिए 4 होता है, और सिंपल क्यूबिक के लिए 1 होता है। इस तरह से हमें याद है, हमने लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। तो हमें A³ निकालना है, तभी जाके हम A निकाल पाएंगे। तो रख दीजिए वैल्यू, A³ Z हमारे पास कितना होता है BCC के लिए? 2, हमें याद है अच्छे से। M मास ऑफ यूनिट सेल क्या दे रखा है यहां पर? 93 यूनिट, अपॉन डेंसिटी कितनी दे रखी है? 8.55 इंटू, और क्या है? एवोगैड्रो नंबर। ये एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमें पता है 6.02 इंटू 10⁻23। इस तरह से हमारे पास पता है ना सारी वैल्यू। तो अब जब हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ये अपने आप में बहुत लेंथी बन जाता है ना। तो उस लेंथी को जो है सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत ही आसान तरीका उसके लिए है बेटा कि यहां पर जो ये एवोगैड्रो नंबर है इसको ऊपर लेके चल जाओ। तो ऊपर लेके जाओगे तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? वो 10 टू द पावर -23 हो जाएगा। और नीचे क्या बच गया? 8.55 इंटू, यहां पर जो है 6.02 है, तो 6.02 में जो ये 0.02 है इसको नेगलेक्ट कर देना, ठीक। पहले यहां पर क्वेश्चंस में इसको रखना, लेकिन जैसे सॉल्व करोगे तो उसको नेगलेक्ट करके यानी कि 6 यहां पर लिख देना। तो ये बहुत आसान हमारे पास कैलकुलेशंस हो जाती है। तो अब देखो ये कट जाएगा कितनी बार? 3 बार ये कटेगा, कितना? 31 टाइम्स ये कट जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया A³ = 31 इंटू 10 टू द पावर -23 डिवाइडेड बाय 8.5 या 55, इस तरह से कर सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो इतनी बार होगा 3, 8 या 24, 8 32, इस तरह से 8 यहां पर आ जाएगा 3.61 इंटू 10 टू द पावर -23।
इस तरह से हमारे पास ये यहां पर a क्यूब आया, लेकिन a क्यूब नहीं चाहिए, हमें तो पहले a चाहिए। तो इस a को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस a को निकालने के लिए हमारे पास ये a क्यूब है, a क्यूब इज इक्वल टू क्या है बच्चा 3.6 इंटू 10 टू द पावर -23। तो एक बात ध्यान रखना, इस -23 को -24 में बदलना, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, इस -23 को -24 में बदलना, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाती है। तो जैसे हम इसको -24 में बदलेंगे तो इससे एक जीरो लेना पड़ेगा, तो एक जीरो इससे लिया, आगे लिया, तो ये क्या हो गया 36.1 इंटू 10 टू द पावर -24 हो गया क्या a क्यूब इज इक्वल टू। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो a इज इक्वल टू या क्यूब रूट लग जाएगा, यानी कि 36.1 10 टू द पावर -24 का क्यूब रूट, यानी कि 1/3 हम क्यूब रूट को लिख सकते हैं इस तरह से 1/3। ठीक, तो इसका क्यूब रूट 24, अगर हम पावर 24 का क्यूब रूट की बात करें तो 24 का जो हो जाएगा, यानी कि इसका क्यूब रूट अगर हम निकालेंगे तो इसका क्यूब रूट किस तरह से यहां पर आ जाएगा 10 टू द पावर -8, यानी कि इस पावर का हमें क्यूब रूट मिल गया। अब हमें क्यूब रूट किसका निकालना है, 36.1 का क्यूब रूट निकालना है। तो इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, लॉग, जो मैंने बोला था लॉग और एंटी लॉग यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यू तो अपने आप में सॉल्व हो रखी है, इस वैल्यू को करना है, तो इस वैल्यू को हमें सॉल्व करना है, तो दोनों साइड लॉग ले लीजिएगा, यानी कि यहां पर लिया लॉग a इज इक्वल टू लॉग, अगर हम इस साइड लॉग लेंगे तो ये पावर आगे आ जाती है। मैंने लॉग वाले लेक्चर में बता रखा है, उस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लॉग एंटी लॉग नहीं आता तो उस लेक्चर को देखना बेटा, बहुत ही आसानी तरीके से तुम लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम यहां पर बात कर देंगे 1/3 लॉग, यानी कि लॉग 36.1, इस तरह से हम क्या बोलेंगे 36.1। तो इस लॉग 36.1 को अगर हम सॉल्व करें, पहले इसी को सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व कैसे होगा, log 6 प्लस log 6, यानी कि 36 मान लेते हैं, 36.1 का मतलब 36 मान लेते हैं, लगभग उतना ही होगा। तो 36 अगर हमने तोड़ा तो क्या आ जाएगा log 6 प्लस log 6, इस तरह से log 6 की वैल्यू होती है 0.78 प्लस 0.78। तो इसको अगर ऐड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.56, इस तरह से आ गया। यहां से log 36 की वैल्यू आ गई 1.56 इंटू क्या है 1/3 इज इक्वल टू log a। ठीक, अब इसको अगर कैलकुलेट करना है तो क्या आ जाएगा 15 0.52, इस तरह से हमारे पास यहां पर ये आंसर निकल के आ गया। तो हमारे पास जो है log, ये तो अचानक से हो गया बेटा, है ना। तो यहां पर किस तरह से आ गया log a की वैल्यू जो है हमारे पास इतना आ गया। अब हमें क्या निकालना a, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log इस साइड जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा एंटी का लॉग, एंटी लॉग 0.52 ये हमारे पास हो गया। अब इस एंटी लॉग को कैसे सॉल्व करें, तो मैंने बहुत आसान तरीका तुम्हें बता रखा है। जब भी एंटी लॉग सॉल्व करना है तो एंटी लॉग सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको 10 टू द पावर पहुंचा दो, 10 टू द पावर 0.52, ये पहुंच गया 10 टू द पावर। अब ये देखना है कि ये 52.52 जो है किसकी वैल्यू है लॉग में, तो हमें पता है, हमें इस तरह से पता है कि जो log 3 है उसकी वैल्यू कितनी होती है 0.48। अगर हम इससे ज्यादा की वैल्यू निकाले, जैसे 3.1 की वैल्यू निकाले, तो हम किस तरह से करते हैं, पॉइंट के बाद जो दूसरी डिजिट होगी उसमें से 2 इंक्रीज कर देते हैं, 0.50 हो जाएगा। और फिर अगर 3.2 का निकालें तो फिर से पॉइंट के बाद जो दूसरी डिजिट है उसमें से 2 इंक्रीज करके 0.52, यानी कि हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई, ये इतनी वैल्यू किसकी होती है लॉग में, log 3.2 की। तो हमने यहां पर लिख दिया कि ये a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास बच्चा, यहां पर जो है यहां से यहां अगर a इज इक्वल टू हम बात करें तो a इज इक्वल टू हमारे पास निकल के आ गया कितना 3.2। तो ये a इज इक्वल टू 3.2, साथ साथ हमने इसको यहां पर करा था ना, ये भी तो क्यूब रूट निकल के आया था, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -8। तो ये a की वैल्यू आ गई किसमें, सेंटीमीटर में, है ना, क्योंकि यहां पर डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, तो यहां पर ये सेंटीमीटर में हमारे पास a निकल के आ गया। इज इट क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, हमें रेडियस निकालना है, तो बहुत आसान है, तो निकालिएगा इस रेडियस को। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या है, √3/4 इंटू a, और a हमारे पास अगर वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, √3 की वैल्यू होती है 1.7,
अपॉन 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -8 और यहां से इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा 0.8 और इसको करोगे तो 56 हासिल 5 8 और 5 13 यानी कि जो है हमारे पास इस तरह से जो है यहां पर वैल्यू आ गई। तो 2 डिजिट के बाद ये इंटू 10 टू द पावर -8 R इज इक्वल टू इतना हमारे पास सेंटीमीटर में निकल के आ गया। तो है ना बहुत इजी, तो बहुत आसान है इस टाइप के क्वेश्चंस। और बच्चे क्या करते हैं इतनी वैल्यू में ही इसे छोड़ देते हैं, इसके बाद बच्चों को जो है आंसर ही नहीं आता, वो इतना में ही छोड़ देते हैं, यानी कि इसको नहीं करते। तो लॉग और एंटी लॉग सीख लेना, क्योंकि मैंने उस लेक्चर्स में बता रखा है लॉग और एंटी लॉग को बिल्कुल आसान तरीके से किस तरह से निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो आ गया समझ में। इससे इन 5 क्वेश्चन से हमारा पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट कवर अप हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर? कुछ डाउट अगर रह गए होंगे तो कमेंट सेक्शंस में जरूर पूछना, मैं आपके उन डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है।